दोस्तों आज इन्वर्टर मैं रिपेयर करने जा रहा हूँ। ये फ्रोनस का इन्फिनियन प्लस 6 किलोवाट का मॉडल है 48 वोल्ट में। और ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं मुजफ्फर भाई रशीदपुर से, वो ये मेरे पास लेके आए हैं और उन्होंने बताया कि ये इन्वर्टर चलते चलते मतलब ये बंद हो गया, डेड हालत में चला गया। फिर हम इसको जब ऑन करते थे हल्का सा ऑन होकर फिर ऑफ हो जाता है। मैंने भी इसके साथ बैटरी को अटैच किया, मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये मैं अभी इसको ऑन करता हूँ, ये ऑन हुआ, ये ऑन होके ये ऑफ़ हो गया। दोबारा फिर मैं इसको ऑफ़ करके तो फिर ऑन करता हूँ तो ये ऑन हुआ और ऑन होके ऑफ़ हो गया। तो ये इसमें फ़ॉल्ट है। तो अभी इसको ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि इस इन्वर्टर में क्या ऐसा इशू है जिस वजह से ये इस तरह का फ़ॉल्ट कर रहा है। अच्छा, ये मसला सप्लाई का भी हो सकता है और इसके अलावा कार्ड के अगर प्रॉपर सिग्नल ना मिल रहे हों तो फिर भी ये इशू इस तरह का बनता है। बहरहाल इसको ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि इसमें क्या इशू है। दोस्तों इसको जब मैंने ओपन किया तो अभी इसका सिर्फ एमपीपीटी मैंने बाहर निकाला, तो इसके एमपीपीटी की ज़रा हालत देखें कि यहाँ से ये कितना ज़ोरदार जो है ना वो ब्लास्ट हुआ है और ये नीचे यहाँ पे भी इसको जो है ना वो बर्न के निशान पड़े हुए हैं। तो ये इसमें जो जलने के निशान हैं वो दोनों तरफ से ये देखे जा सकते हैं। यानी ये इसका बस वोल्टेज सेक्शन बना हुआ है, ठीक है, और ये इसका ओपैम, ये पिछली वीडियो में मैं तज़किरा कर चुका हूँ इसका बड़ी तफसील के साथ। ये इसका ओपैम सेक्शन है जो इसके सोलर के करंट वगैरह को सेंस करके तो सिस्टम को सिग्नल देता है। तो ये हिस्सा भी सारा ब्लास्ट हो चुका है। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक बात और नोट कर लीजिए कि ये इन्वर्टर जो है ना वो इस तरह इसके साथ ये क्यों हुआ, यानी ये क्या वजह बनी होगी कि जिसकी वजह से यहाँ पे ये दोनों तरफ जो है ना वो ठीक ठाक ब्लास्टिंग हो गई है और ये चीज़ें बर्न हो गई हैं। ठीक है, ये देखें, मैं जूम करता हूँ, ये बिल्कुल जल गया यहाँ से। ये देखें ना, इसके पीएफ कैपेसिटर तक छोटे यहाँ से जो है ना वो मेल्ट हो गए हैं हीट की वजह से। और ये रेजिस्टेंस से भी, इसके अलावा अगर आप इधर देखें तो यहाँ पर भी ये देखें, ये जो रेजिस्टेंसें लगी हुई हैं, ये पीएफ लगे हुए हैं, ये बिल्कुल 100% यहाँ से ये मेल्ट हो गए हैं, यानी ज़ोरदार यहाँ पे धमाका हुआ है। अच्छा, अब ये बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपका जो सोलर का करंट है ना, आप उसमें ओवर पैनल अगर अटैच कर देना बाज़ दफ़ा तो फिर भी ये फॉल्ट होता है। यानी ये यूँ समझे कि जिस तरह हाई टेंशन करंट का एक स्पार्क होता है ना, ये वो चीज़ है इधर, ये उसका अटैक है। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आपके सोलर की जो वायरें होती हैं ना, जो ऊपर से छत से नीचे आ रही होती हैं, वो बाद दफ़ा वापडा की तारों के साथ जो है ना वो इंटरलिंक हो रही होती हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो इस तरह के इश्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं, जिससे एक हाई टेंशन करंट का, एचटी करंट का स्पार्क बनता है। ये इसके जो है ना वो कनेक्शन आज मैं इसके एरिए के मतलब मुकम्मल डिटेल के साथ गुफ्तगू करूँगा और आपको बताऊँगा कि ये फ़ॉल्ट यहाँ पे हम कैसे दूर कर सकते हैं। और ये जो इन्वर्टर ऑन होके ऑफ हो रहा था, ये बेसिकली इस एरिए को सेंस ही नहीं कर पा रहा था। बात समझ आ रही है? यानी यहाँ पे ये जो आपका एमपीपीटी कंट्रोलर है ना, ये इस असूल पे काम करता है। इसको समझ लीजिए कि यहाँ पे जो -12 और +12 वोल्टेज जब यहाँ पे इंटर होते हैं ना, तो ये एरिया एक्टिव होता है और यहाँ से फीडबैक सिग्नल वापस जाता है कार्ड को, जिससे कार्ड क्या करता है कि सप्लाई की स्विचिंग को ऑन करवा देता है। बात समझ आ रही है? यानी जब तक यहाँ से इसको सिग्नल प्रॉपर वापस नहीं जाएगा उस वक्त तक आपका कार्ड कभी भी सिस्टम को ऑन नहीं करेगा, बल्कि हल्का सा ऑन होगा और फिर ऑफ हो जाएगा, जिस तरह ये इन्वर्टर कर रहा था। अभी मैंने इसका ये बोर्ड नहीं ओपन किया, पहले हम ये क्लियर करके इसको लगा के चेक करेंगे। अगर ये क्लियर करने के बाद फिर भी कोई इशू आया तो फिर हम इस बोर्ड को ओपन करेंगे। तो पहले हम काम ही सिर्फ इस पे के ऊपर करेंगे कि इसका जो एमपीपीटी है इसको कैसे क्लियर करना है। तो अभी इस पर मैं थोड़ा सा काम ऑफ द कैमरा करता हूँ। इसके जो ये पॉइंट जले हुए हैं यहाँ इस पर थोड़ी मैं क्लीनिंग करता हूँ, सफाई करता हूँ, और जो पॉइंट इसमें ख़राब हुए हैं यानी जो कंपोनेंट जले हैं, मेल्ट हुए हैं, मैं आपको इंशाल्लाह उसकी रीडिंग भी बताता हूँ, वैल्यू भी बताता हूँ, और ये भी बताता हूँ कि यहाँ पे इनके सिग्नल जो हैं वो किस तरह एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं। तो ये तो बस वोल्टेज सेक्शन है, इसके ऊपर तो पहले भी मैं कई दफ़ा वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। ये बस वोल्टेज सेक्शन यूँ समझें कि आपकी जिस तरह गाड़ी का स्टार्टर होता है ना, मतलब सेल्फ होता है जिस तरह, ठीक है, ये वो काम करता है। यानी जब आप बैटरी से इसको ऑन करते हैं तो ये इन्वर्टर को सेल्फ देता है, यानी किक लगाता है उसको, और जब आपका इन्वर्टर ऑन हो जाता है 220 आउटपुट पर चला जाता है तो फिर ये सेक्शन आपका ऑफ हो जाता है। ठीक है, फिर ये वर्किंग कंडीशन में नहीं रहता। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह गाड़ी का सेल्फ ऑन होने के बाद, गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद ऑफ हो जाता है, सेम टू सेम इसी तरह ये जो सेक्शन है ये भी ऑन होने के बाद, यानी इन्वर्टर को ऑन करवाने के बाद ऑफ हो जाता है।
तो अभी इस पे मैं थोड़ा सा काम ऑफ द कैमरा करता हूँ और फिर इस पे जो है ना इसको लगा के टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा इन्वर्टर जो है ना वो किस कंडीशन में जाता है। अच्छा दोस्तों, इसकी क्लीनिंग तो मैंने यहाँ पे कर दी है जितनी मुझसे हो सकी है, और इसके अलावा यहाँ पे और एक दो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। अच्छा ये देखें, सबसे पहले ये ब्लास्ट इतने ज़ोर का हुआ है कि यहाँ पे ना ये मैंने इसको बाहर निकाला चॉपर को, तो यहाँ से भी ये देखें ये फटा हुआ है। ये जो ट्रैक है ना, ये देखें आप, ये यहाँ से भी ये इसका लिंक टूटा हुआ है। ठीक है, ये नज़र आ रहा है आपको ये कितना वीक हो गया है यहाँ पे जो इसका जो सिग्नल है, यानी लाइन है जो सिग्नल लेने वाली। और ये फीडबैक से यहाँ पे ये जो इसका कपलर लगा हुआ था यहाँ पे PC 817 ये इधर आ रही थी। ठीक है, और इसके कपलर की हालत ज़रा देखें, ये मैंने जब बाहर निकाला तो ये देखें ये किस तरह मतलब ब्लास्टिंग की वजह से ना ये फट चुका था बिल्कुल अंदर से ना, ये देखें। बहरहाल अच्छा, अब ये जो इसका सेक्शन है ना, सबसे पहले तो आप बात करते हैं इसके जो बस वोल्टेज का सेक्शन है, ये वाला देखें। यहाँ पे आपकी 22 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है और ये आपका मॉसफेट लगा होता है जो इस चॉपर को एक्टिव करता है बेसिकली। अब यहाँ पे सारी चीज़ें समझ लीजिए कि यहाँ पे किस किस वैल्यू के कंपोनेंट लगते हैं और जो यहाँ पे NF कैपेसिटर लगते हैं वो किस वैल्यू के होते हैं, क्योंकि अक्सर सवालात मुझसे जो पूछे जाते हैं ना वो यही पूछे जाते हैं कि ज़हर भाई ये जो NF कैपेसिटर्स लगे होते हैं इनकी क्या वैल्यू है, और ये हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे किस वैल्यू का जो कैपेसिटर है वो लगना है। ठीक है, तो ये मैंने पहले भी बताया कि ये काम करने के साथ साथ आपको ये चीज़ें जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता नोट डाउन हो जाएंगी और आपके जो गोशे दराक है उसमें ये मैप हो जाएंगी। जो बात समझने वाली है वो ये है कि किस जगह पे कौन सा कैपेसिटर लगा होता है। यानी देखें ना, आप न्यू है ना, अभी आपने फ़र्ज़ करें काम सीखना शुरू किया, तो आप क्या करेंगे कि आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर लेंगे, अपने पास जो है ना वो नोट्स बना के रख लेंगे कि बस सेक्शन में इस IC के ऊपर फ़लानी जगह पे फ़लाने नंबर का कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है, इससे आपको क्या होगा कि याद रहेगा, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नोट्स उठाए वहाँ से देखी वैल्यू और पुट आउट कर दिया। तो ये चीज़ें आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके ये ज़हन नशीन हो जाएँ। अच्छा, यहाँ पे ये 22 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है इसकी ड्राइव के ऊपर, पिन नंबर 6 से ये ड्राइव निकलती है और सीधी यहाँ पे मॉसफेट की गेट के ऊपर आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस लगती है यहाँ पे 47 के की रेजिस्टेंस भी आप लगा सकते हैं और 20 के रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं, और बाज़ सेटों पे यहाँ पे 2 के या 3 के बल्कि 1.2 के की रेजिस्टेंस भी लगी जाती है बाज़ दफ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे आप 20 के या 47 के या 3 के आप कोई सी भी रेजिस्टेंस का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ इसलिए होती है ताकि जो मॉसफेट है ना इसकी गेट टू सोर्स जो है ना वो प्रोटेक्शन मतलब बनी रहे। जिस तरह आपने देखा होगा कि जो पुराने UPS हुआ करते थे ना जिनमें मॉड्यूल लगा होता था, देसी UPS जिनको कहते हैं, उनमें जो मॉड्यूल लगा होता था उसका जो दोनों साइड पे जो IRF लगे होते थे ना उसमें गालपन 75 उनमें FET का इस्तेमाल होता था ज़्यादातर, उनकी गेट और सोर्स के ऊपर भी उन्होंने 10 के की रेजिस्टेंस ग्राउंड की होती थी। तो वो 10 के हो, 1.2 के हो, 40 के हो, 20 के हो, कोई सी भी रेजिस्टेंस आपने यहाँ पे जो है ना वो ग्राउंड कर देनी होती है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे इधर आए तो यहाँ पे L44 लगता है और यहाँ पे 1 NF का कैपेसिटर लगता है। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैपेसिटर है। ये अगर इसकी वैल्यू ज़रा सी भी चेंज हो गई ना तो आपका ये सेट ऑन नहीं होगा, यानी यहाँ पे ये सप्लाई एक्टिव नहीं होगी। तो ये जो है यहाँ पे 1 NF का कैपेसिटर आपने लगाना है, और यहाँ पे ये जो इसके साथ ये वाली जगह बनी हुई है यहाँ पे ये वाला कैपेसिटर लगा हुआ था और ये तकरीबन 500 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है। बल्कि मैं आपको ये मीटर के साथ चेक भी करवाता हूँ ताकि साथ साथ आप इनकी वैल्यू को नोट डाउन भी कर लें। इससे क्या होगा कि आप के जो है ना वो नोट्स बनाते हुए आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं आपके साथ इनकी वैल्यूज़ को भी शेयर कर देता हूँ। एक मिनट, ये मैं मीटर को रखता हूँ तकरीबन सबसे पहले 200 पिकोफैरेड की रेंज के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे अब देखें ये इसका ये जो कैपेसिटर है ये वाला जो इधर लगता था इसकी वैल्यू को आप देखना है। ये देखें यहाँ पे ये तकरीबन 595 पिकोफैरेड की वैल्यू ये शो कर रहा है, ये वाला ये। ठीक है, ये इधर लगा हुआ था यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये जहाँ गोल का साइन हो ना, ये इस तरह गोल साइन हो तो वहाँ पे कैपेसिटर लगता है, जहाँ पे ये चौरस डब्बा बना हो वहाँ पे रेजिस्टेंस लगती है। ये इनका जो है ना वो कोडिंग होती है, ये जहन में रखना आपने।
अच्छा, यहाँ पे 500 पिकोफैरेड और ये वाला जो है ये 1 NF का कैपेसिटर है। इसकी भी मैं आपको वैल्यू टेस्ट करवाता हूँ। ठीक है, अब मीटर को मैं कर लेता हूँ 20 NF की रेंज के ऊपर। तो इसकी वैल्यू जब हम चेक करते हैं तो ये देखें यहाँ पे ये पूरी 1.0 NF कैपेसिटर की मतलब रीडिंग शो हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा, और ये इधर ही लगेगा, इसको ये देख लें, ये इधर ही सेट हो जाएगा, यानी उठा के आपने इधर इसको लगा देना है। इसके साथ ये 15K की रेजिस्टेंस है। बाज़ सेटों में यहाँ पे 8.2K की रेजिस्टेंस भी लगी आती है। ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे L44 लगेगा। यहाँ पे ये जो कैपेसिटर लगेगा यहाँ पे 1 NF का लगेगा। ये मैंने उतार के यहाँ पे लगा के इसको टेस्ट किया। ठीक है, 1 NF। इसकी वैल्यू भी मैं आपको टेस्ट करवाता हूँ। ठीक है, ये आप नोट्स बनाते जाएँ साथ साथ। ठीक है, और इसको नोट करते जाएँ। ये देखें ये टूट के इधर आ गया है। ठीक है, ये 1 NF इसकी वैल्यू है। एक मिनट, ये मेरा ख्याल टूटा हुआ है, इसको चेंज ही करना पड़ेगा। ये वैल्यू अपनी सही शो नहीं कर रहा। बहरहाल इसको दफ़ा करें, इसको नया लगाएंगे। बहरहाल लगेगा यहाँ पे 1 NF का ही। अच्छा, इसके अलावा आगे अगर आएँ आप यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो कैपेसिटर लगेगा ये दो एक साथ लगे होते हैं कि ऊपर एक नीचे। ये मैंने उतार के यहाँ पे लगाया है। ये दोनों यहाँ पे 104 NF के लगेंगे, दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे। फिर यहाँ पे 15K की रेजिस्टेंस लगेगी और यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यहाँ पे 0.47 ओम की रेजिस्टेंस लगेगी। ठीक हो गया। तो ये एरिया बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। और यहाँ पे 3845 IC लगेगा, जिससे आपका ये सेक्शन जो है ये एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आप आएँ इसकी तरफ, ये जो इसका OPAM का एरिया है, यहाँ पे भी इसके काफ़ी सारी कैपेसिटर टूटे हुए थे, ब्लास्ट हो गए थे और यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंसें भी काफ़ी सारी ख़राब हो गई थी। ये भी मैं आपको टेस्ट करवाता हूँ। देखें, ये मैंने यहाँ से ये कपलर निकाला, ये भी फटा हुआ था। ये IC भी बिल्कुल ख़राब हो गया था, इसको मैंने रिमूव कर दिया। और इसके अलावा यहाँ पे ये 3 रेजिस्टेंसें लगी हुई थी। अच्छा, यहाँ पे ये तीनों जो रेजिस्टेंसें हैं ना, ये 15-15K की लगेंगी। यहाँ भी 15K, यहाँ भी 15K, यहाँ भी 15K। यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों 11-11 NF के कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये वाला भी और ये वाला। ये तो बिल्कुल यहाँ से टूट गया था ना, फट गया था। मैंने जैसे ही उतारा, काविया लगाया तो वो टूट गया। तो ये दोनों 11-11 NF के कैपेसिटर होंगे। ठीक हो गया। ये जो लगे हुए हैं ऊपर, ये 104 NF के हैं दोनों। ये ठीक था बिल्कुल, इसकी मैंने रीडिंग टेस्ट कर ली। और ये जो दोनों ऊपर लगे हुए हैं, ये आपके 115 पिकोफैरेड के कैपेसिटर हैं। याद रखिए, जो बिल्कुल वाइट कलर का होता है ना, बिल्कुल जिसका कलर फुल वाइट होता है, वो पिकोफैरेड में ज़्यादातर उनकी वैल्यू होती है। या ज़्यादा से ज़्यादा हो तो 1 NF की वैल्यू होती है। ठीक है, ज़्यादातर वो पिकोफैरेड में आते हैं। और जिनका कलर इस तरह का होता है ना, इस तरह का, वो NF होते हैं, यानी NF में उनकी जो वैल्यू है वो होती है। और जो इससे भी ज़रा बड़े होते हैं, अब यहाँ पे मेरा ख्याल है कोई इस तरह का लगा हुआ नहीं है, मैं आपको टेस्ट करवाऊँ। जो मतलब साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं ना, मतलब फ़र्ज़ करें ये ले लें, इनकी वैल्यू बाद दफ़ा माइक्रोफैरेड में आती है, जिसको UF के साथ आप लिखते हैं। ठीक है, तो ये इन तीनों का डिफरेंस आपने ध्यान में रखना होता है। तो इनको दोबारा समझ लीजिए। यहाँ पे ये 3-3K की रेजिस्टेंसें लगी हुई हैं, 4। ठीक है, ये पिकोफैरेड के 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, 115 पिकोफैरेड। यहाँ पे आपकी 15K की 3 रेजिस्टेंसें लगी हुई हैं और यहाँ पे 11-11 NF के 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं। ठीक है, और ये साथ भी आपकी 15K की ही रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो ये एरिया है आपके OPAM सेक्शन का। और यहाँ पे आपका 072 जो OPAM IC है वो लगेगा, TL072। अच्छा, अब ये तो हो गई इसकी सारी जो है ना वो इनके जो पार्ट्स की रीडिंग के यहाँ कहाँ पे कौन सा जो है ना वो नंबर लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो हमारा इन्वर्टर है वो ऑन क्यों नहीं हो रहा था। देखें ना, हमारा जो हमारी सप्लाई अगर ओके थी तो हमारे बोर्ड को ऑन होना चाहिए था, तो ये ऑन क्यों नहीं हो रहा था, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखें, हम जब चलते हुए किसी इन्वर्टर का ये ग्रिप उतार देते हैं ना, यहाँ से ये जैक उतार देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपका इन्वर्टर हल्का सा ऑन होके तो ऑफ हो जाता है। ठीक है, अगर आपने तजर्बा करना हो तो कर लीजिएगा कि चलते हुए इन्वर्टर लें इस तरह का, जिसमें इस तरह का MPPT कार्ड लगा हो, तो आप उसमें जो है ना वो ये ग्रिप उतार दें। जैसे ये ग्रिप उतारेंगे आपका इन्वर्टर ऑन नहीं होगा, ऑन हो के साथ ही ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये ऐसा क्यों होता है उसको समझ लीजिए। देखें, यहाँ पे ये 9 पॉइंट बने हुए हैं आपके इस जैक के, ये सिस्टम से आ रहा होता है सीधा। ठीक है, 9 पॉइंट है यहाँ पे बने हुए, यानी ये वाला ये जैक जो है ना, ये वाला ये सीधा ये सिस्टम के साथ इंटरलिंक है, सिस्टम कार्ड से आ रहा होता है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जब यहाँ पे ये जैक लग जाएगा तो लगने के बाद क्या होगा, देखें
ये जो इसके पहले 3 पॉइंट है ना, ये वाले यहाँ पे, ये आपके +12 और -12 के पॉइंट हैं, यानी यहाँ से इसमें सप्लाई इनपुट होगी, ठीक है। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये डायग्राम बना के ना इसका वाइट बोर्ड के ऊपर समझाता हूँ, ताकि आसानी के साथ आपको ये बात ज़हन नशीन हो जाए, ठीक है, और आप नोट्स भी साथ साथ बनाते जाएं। देखें, इसको यूँ समझिए कि ये आपके जो है ना वो 9 पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ये 9 पॉइंट आपके ये वाले आ गए इधर। अब इसको यहाँ से गौर से अब आपने समझना है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब देखें, ये जो पहले 3 पॉइंट हैं ये वाले, ठीक है, ये आपके आगे -12, ये आपका आ गया ग्राउंड और ये आ गया +12। बात समझ आ रही है? यानी इसको इधर लिख लेते हैं, ये -12, ये ग्राउंड, ये +12, ठीक है। ये गौर से समझिए दोबारा, ये वाले पॉइंट आ गए यहाँ पे, ठीक है। ये -12 आ गया आपका, ये वाला पहला पॉइंट, ठीक है। ये साथ में ग्राउंड आ गया, ठीक है, और ये आ गया +12 का, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। यानी ये यहाँ पे हमारे MPPT को जो सप्लाई है वो इंटर हो गई। अब जैसे ही यहाँ पे सप्लाई इंटर होगी तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि यहाँ पे ग्राउंड, ये वाली ग्राउंड, एक मिनट, ये वाली ग्राउंड, ठीक है, और यहाँ पे +12, ये सीधे इंटर होंगे इस IC में, ठीक है। ये मैं आपको साथ साथ दिखाता भी हूँ। मीटर को मैंने रखा है जो है ना वो बीप की रेंज के ऊपर। ये देखें, ये नेगेटिव आ गई, ये नेगेटिव आ गई यहाँ पे, ये देखें, ये नेगेटिव आपकी इधर आ गई। अब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव आपकी सीधी पहुँची इधर, यानी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी 12 वोल्ट जैसे ही इस IC को मिले, OP-amp IC को, ये IC एक्टिव हुआ। अच्छा, अब आगे देखें, जैसे ही ये IC एक्टिव हुआ फिर आगे क्या हुआ, फिर यहाँ पे ये देखें, अब जैसे ही ये IC एक्टिव होगा ना तो ये क्या करेगा, अपने आउटपुट सिग्नल को यहाँ से रिलीज़ कर देगा। ये पिन नंबर जो है इसकी 7, यहाँ से आउटपुट सिग्नल रिलीज़ होगा और ये सिग्नल सीधा किधर पहुँचेगा, यहाँ पे। ये सिग्नल यहाँ से रिलीज़ हुआ और ये पहुँचा पिन नंबर यहाँ पे, यानी ये 3 4 5 6 7, पिन नंबर 7 के ऊपर OP-amp का सिग्नल पहुँचा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये लिख लेंगे कि ये जो पिन नंबर 7 है ये वाली, यानी ये इस इनकी साथ ना हम लिख भी लेते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, एक मिनट, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9, यानी ये जो 9 पिनें हैं ना इसकी। अब ये जो पिन नंबर 7 है ना, ये हो गया हमारा OP-amp का आउट। यहाँ से OP-amp सिग्नल, बल्कि इसको हम लिखते हैं SIG के नाम से, यानी सिग्नल। ये हमारा OP-amp का सिग्नल मिल गया हमें, ठीक है। यानी जैसे ही 12 वोल्ट IC में एंटर हुए, यहाँ पे सिग्नल हमें मिल गया। अच्छा, अब ये डुअल चैनल जो है ना, ये IC है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये 2 सिग्नल आउट करता है, ठीक है। एक तो ये आउट करेगा ना यहाँ से सिग्नल को, दूसरा ये सिग्नल आउट करता है पिन नंबर 1 से। तो पिन नंबर 1 पे हम पे एक प्राइब रखते हैं और दूसरी प्राइब रखते हैं ये पिन नंबर 8 के ऊपर। तो देखें, दूसरा सिग्नल हमें कहाँ पर मिल गया, पिन नंबर 8 के ऊपर, ठीक है। इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं पिन नंबर, ये 7 और ये 8, यहाँ पे भी हमें ये सिग्नल मिल गया। तो हमारी अब 5 जो पिनें हैं वो हमें ये समझ आ गई कि यहाँ पे हमें कितने वोल्टेज मिल रहे हैं और कहाँ पे कितने वोल्टेज और कहाँ पे किस पिन पे कितने सिग्नल मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमारी 5 पिनें तो यहाँ पे हो गई एक्यूरेट कि यहाँ पे हमें ये चीज़ मिलती है। पीछे रह गई हमारी पिन नंबर 4, पिन नंबर 5 और पिन नंबर 6 और पिन नंबर 9, यानी 4 पिनें हमारी पीछे बकाया रह गई हैं। अच्छा, अब इनको समझिए। पिन नंबर 4 की तरफ आते हैं। यहाँ पे ये इसकी पिन नंबर 4 है, ये वाली, ठीक है। ये जो पिन नंबर 4 और पिन नंबर 5 है ना, ये सीधी जा रही है कहाँ पे, ये देखें, ये सीधी आपकी हीट जो सेंसर लगा हुआ है ना, ये यहाँ पे जा रही है। ये आपका हीट सेंसर लगा हुआ है जो सीधा इधर आ रहा है। अब यहाँ पे हीट सेंसर पे क्या होगा कि यहाँ पे हीट सेंसर को 5 वोल्ट मिलेंगे एक पिन पे, ठीक है, और दूसरी पिन पे इसको मिलेंगे 0.02, यानी जो इसकी पिन नंबर 4 है वहाँ पे मिलेंगे इसको 5 वोल्ट और ये सिस्टम से आएंगे, ठीक है, 5 वोल्ट DC। और जो पिन नंबर 5 है वहाँ पे जो पिन नंबर 5 है वहाँ पे हमें मिलेंगे
0.02 वोल्ट, यानी ये इसका सिग्नल होगा जो आपका लगा हुआ है हीट सेंसर, ये उसका सिग्नल होगा। ठीक है, समझ आ रही है बात यहाँ तक? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, अब ये पीछे हमारे रह गए पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 9, ये 2 पॉइंट हमारे पीछे बच गए हैं। अब ज़रा इनको समझ लीजिए। यहाँ पे देखें, ये आगे आ गया पिन नंबर, किधर गया जी, पिन नंबर 6। ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ये छठा पॉइंट जो है ये सीधा यहाँ से होता हुआ तो आपकी ये जो कपलर है इसकी स्विचिंग पे जा रहा है, यानी इसके एनोड और कैथोड को ये एक्टिव करेगा। यहाँ से वोल्टेज आएंगे जिससे ये कपलर ऑन होगा और आपके IGBTs के ऊपर पॉजिटिव ड्राइव को ये पहुँचा देगा कपलर। ठीक है, और वो वोल्टेज कहाँ से आएंगे? वो यहाँ से आएंगे, ये 20 वोल्टेज यहाँ से आएंगे जो सीधे आपके कपलर की तरफ, यानी कपलर उनको IGBT की तरफ ले जाएगा। तो ये जो पिन नंबर 6 है ये सीधी होगी आपकी कपलर की स्विचिंग। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे S के साथ, यानी इसकी जो स्विचिंग है पिन नंबर 6, इसको हम S के साथ लिखेंगे, यानी ये सोलर की स्विचिंग का काम करता है। आगे हमारी पिन नंबर 9, आखिरी पिन, ये वाली, ये पिन नंबर 9 है हमारी। ये पिन नंबर 9 जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पिन है। ये पिन आपके इस कपलर की फीडबैक को भी कंट्रोल कर रही है, यानी बस वोल्टेज की फीडबैक को भी कंट्रोल कर रही है इस कपलर के थ्रू। और आपका ये जो यहाँ पे ये जो रिले लगी होती है, ये बस वोल्टेज वाली, ये छोटी ये वाली, इसको भी ये जो पिन है ये कंट्रोल करती है। ये इसका नेटवर्क बना हुआ है इस जो है ना रिले का, यानी यहाँ पे ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ना, इसकी पॉजिटिव सीधी आ रही है यहाँ पे, ये देखें। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पे, और जो नेगेटिव है वो आपकी यहाँ से यहाँ पे पहुँच रही है, यानी इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये पिन नंबर 9 जो है ना, ये यहाँ से स्विचिंग का काम करती है, किसका? इसकी फीडबैक का और इसकी रिले की ऑन ऑफ का। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको, इसकी जो पिन नंबर 9 है यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये हमारी फीडबैक बस वोल्टेज प्लस स्विचिंग। ठीक है, तो ये इन 9 की 9 पिनों के फंक्शन को समझ लीजिए। ठीक है। अच्छा, अब ये ऑन क्यों नहीं हो रहा था उसकी तरफ आते हैं। देखें, जब हमें यहाँ पे वोल्टेज मिल रहे थे, ठीक हो गया, और उससे क्या हो रहा था कि जो आईसी हमारा वो यहाँ से फटा हुआ था, ये वाला आईसी, ठीक है, ये काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल शॉर्ट हो चुका था। तो उससे क्या हो रहा था कि हमें जहाँ पे ये जो पिन नंबर 7 और पिन नंबर 8 है, यहाँ पे कुछ सिग्नल नहीं मिल रहा था। जब यहाँ पे कुछ सिग्नल नहीं मिल रहा था तो हमारा जो सिस्टम है वो उसको ऑन नहीं होने दे रहा था, यानी इन्वर्टर को ऑन ही सिरे से नहीं होने दे रहा था। तो जब तक यहाँ पे इन 2 पिनों पे सिग्नल हमको नहीं मिलेगा ओप एम्प का, उस वक्त तक हमारा जो इन्वर्टर है वो आगे मज़ीद उसकी स्विचिंग को ऑन ही नहीं करवाएगा। बात समझ आ गई है। अच्छा, आपने इसको समझना होना तो यूँ समझ लीजिए कि आप बोर्ड जब किसी भी इन्वर्टर का उठाते हैं ना, तो उसका कार्ड बाहर निकाल दें और उसकी सप्लाई जहाँ पे ऑन ऑफ वाला स्विच लगता है ना, स्विच लगा के उसको ऑन करें। आपकी सप्लाई ऑन होगी तकरीबन 4 से 5 सेकंड के लिए, फिर ऑफ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो स्विच नहीं हो रही होगी। बिल्कुल इसी तरह जो साइड कार्ड है वो जब तक यहाँ पे इन दोनों सिग्नल को सेंस नहीं करेगा, उस वक्त तक आपकी स्विचिंग को एक्टिव नहीं करेगा। बात समझ आ रही है? यानी ये सिग्नल मिलने हैं तो उसने एक्टिव करना है। अब ये सिग्नल हमें कहाँ से मिलते हैं, क्योंकि हमारा तो यहाँ से ये आईसी ख़राब था, सारा ये फटा हुआ था, नेटवर्क ही ये पूरा ख़राब था यहाँ पे। तो सिग्नल कहाँ से मिलना था? सिग्नल नहीं मिलना था तो हमारा जो है ना वो इन्वर्टर ऑन नहीं होना था, इसीलिए वो हल्की सी स्क्रीन ऑन होके ऑफ हो रही थी, ऑन होके ऑफ हो रही थी। तो ये मैकेनिज़्म है इस सारे MPPT का। ये अगले दिन मुझे कोई भाई पूछ भी रहे थे व्हाट्सएप के ऊपर, और कमेंट सेक्शन में भी उन्होंने पूछा कि आप ना इसके ऊपर एक तफसीली वीडियो बनाएंगे, ये किस तरह काम करता है। तो याद रखें, ये जो MPPT है ना, ये पूरे इन्वर्टर में सबसे आसान तरीन बोर्ड होता है समझने के लिए, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बिल्कुल आसान तरीन है, सिर्फ बात है इसको समझने की। तो ये इसका जो है ना, ये इसके जो जैक हैं, ये इनके पिनों के ऊपर इसके वोल्टेज की सारी जो मैंने आपको डिटेल है वो बता दी है। अब मैं यहाँ पे इसमें लगाता हूँ सामान जो यहाँ पे ख़राब है, जो कंपोनेंट, जो मॉसफेट, अपने रेजिस्टेंस और कैपेसिटर वगैरह, ये सारे लगा के तो फिर इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि हमारा इन्वर्टर जो है वो ऑन हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों, MPPT के ऊपर काम कर दिया मैंने मुकम्मल, और इसकी क्लीनिंग वगैरह भी मैंने कर दी है सारी। अब ये देख लें कि इसमें सारे कंपोनेंट मैंने इंस्टॉल कर दिए हैं। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, ये मैंने IC भी लगा दी है,
और ये मैंने सारी इसमें जो रेजिस्टेंसें हैं ओरिजिनल जो नंबर लगाता है वो मैंने लगा दिए हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पे भी सारे L44 और ये अच्छा यहाँ पे ना 1K की रेजिस्टेंस लग दी है, ये मैं उस वक्त बताना भूल गया था। तो यहाँ पे आपने 1K की रेजिस्टेंस लगानी है। ठीक है, बाकी कैपेसिटर वगैरह सारे इसमें मैंने लगा दिए हैं, रेजिस्टेंसें BG30, उसके बाद ये शापर भी मैंने इंस्टॉल कर दी है। तो ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करने के बाद फिर आपने अच्छे से इसकी क्लीनिंग करनी होती है। ये देखें ना, ये सफाई इसकी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, यानी कोई भी कारीगर आपका काम देखे तो वो बाद में आप के काम की तारीफ़ करे। ठीक है, यानी सफाई के साथ प्रॉपर काम करना है आपने, बिल्कुल जिस तरह कंपनी बेस होता है ना काम, कंपनी जिस तरह काम करती है, ओरिजिनल कंपनियों की बात कर रहा हूँ, उस तरह आपने काम करना है। ठीक है, तो अब इसको करते हैं फिट, और फिट करने के बाद इसके ऊपर डालते हैं लोड, चला के इसको चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि ये किस कंडीशन में है। तो दोस्तों MPPT कंट्रोलर मैंने कर दिया इसमें इंस्टॉल, और अब बारी है इसको टेस्ट करने की। और इसका जो बोर्ड है ना वो भी मैंने त्यातन ने बाहर निकाल के टेस्ट कर लिया था। इसके जो कैपेसिटर पे मुझे शक था कि यहाँ से ना थोड़ा सा फूला हुआ था, तो इसको खैर मैंने बाहर निकाल दिया है। तो अभी इसको फ़िलहाल टेस्ट करते हैं। तो अभी इसको मैंने लगाया है सोलर के साथ, और इसके साथ लोड को मैंने अटैच किया है। तो अभी मैं इसको करता हूँ ऑन, और इसको करेंगे सिर्फ सोलर पे डायरेक्ट ऑन, और चेक करेंगे कि ये क्या करता है, क्योंकि इसका जो मेन मसला था वो था ही MPPT कंट्रोलर का। तो देखें अभी ये इसकी स्विचिंग जो है वो प्रॉपर ऑन हो गई है, और LED हमारी अभी बंद नहीं हुई। अभी ये इसने बीप दी, अब मैं इसको ऑन करता हूँ। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह 230 आउटपुट पे चला गया, और पहली ही अटैम्प्ट में देखें, मैं आपको कई बार पहले कह चुका हूँ कि जब आप थ्योरेटिकली काम को लेके चलते हैं ना, तो फिर आपको खपना नहीं पड़ता काम में। फिर आप एक जिस तरह वो लड़ी से लड़ी जुड़ी होती है ना, इस तरह आप एक दूसरे कंपोनेंट के साथ चलते चलते फॉल्ट की तह तक पहुंच जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल एक्यूरेट ऑन हो चुका है। मैं आपको इसके ऊपर लोड भी टेस्ट करवाता हूँ, और इसके ऊपर लोड डाल के भी एक दफ़ा तसल्ली करते हैं। तो ये भी मैंने इसके ऊपर लोड डाला है जी 700 वाट का। ठीक है, अभी हो गया तकरीबन 900, और 1.1 किलोवाट और 1.2 किलोवाट। अब इसके फ़ैन भी ऑन हो गए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको नया ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें।